नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आपका सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट यदि बात की जाए तो आपके सिलेबस में जो इंडियन पॉलिटी है, उस इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक है। एक तो है साहब संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है। ये जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का CET है उसकी बात हो रही है। तो बिना समय गवाए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, फटाफट इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं। संविधान की प्रकृति कि नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा है प्रस्तावना, और मूलतः प्रस्तावना सबको पता ही है। मूल अधिकार के बाद में है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, और फिर है मूल कर्तव्य। तो ये आपके क्या है सिलेबस में है। इन 5 टॉपिकों में से ये जो 3 टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पुटअप होता है। या तो आपसे पूछ लेंगे, कोई अनुच्छेद पूछ लेंगे और आपसे पूछ लेंगे इस अनुच्छेद में क्या बात लिखी गई है, या आपको कोई ना कोई मुद्दा दे देंगे और ये मुद्दा किससे संबंधित है, या कोई संविधान संशोधन दे देंगे, या कोई बात दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और आज अपन पूरा का पूरा इन तीनों टॉपिकों का खाका खंगालेंगे। तो पहला अपना टॉपिक लेंगे, मूल अधिकार क्या चीज होती है। यदि अपन एक सामान्य तौर से अधिकार समझे, अधिकार क्या चीज होती है, तो अधिकार किसी के खिलाफ आपको प्राप्त होते हैं। तो अधिकार मूलतः अपन बात कर सकते हैं तो एक तो होता है विधिक अधिकार। ऐसे अधिकार जो विधि द्वारा प्राप्त होते हो, किसी कानून के नियम के माध्यम से प्राप्त होते हो, विधिक अधिकार कहलाते हैं। और ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त हो, उन्हें बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। और तीसरे ऐसे अधिकार जो आपको संविधान में मूल अधिकारों के रूप में वर्णन हो, मूल अधिकार। तो अधिकार मुख्य तौर से विधिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो किसी विधि द्वारा प्राप्त हो, किसी कानून द्वारा प्राप्त हो, विधिक अधिकार। ऐसे अधिकार जो संविधान में प्रदत्त किए गए हो, संविधान में लिखे गए हो, संवैधानिक अधिकार। और ऐसे अधिकार जिनका वर्णन मूल अधिकारों में किया गया हो, ऐसे अधिकार कहलाते हैं मूल अधिकार। अब एक बहुत फेमस प्रश्न बनता है कि साहब जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। आपको ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं। तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है। संपत्ति का अधिकार जो प्रारंभ में मूल संविधान था उस समय मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो किस में है, अनुच्छेद 300A में लिखा गया है। इसका मतलब मूल अधिकार तो नहीं है। अब ये किस प्रकार का अधिकार है, ये है विधिक या विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है। यदि ये दोनों ऑप्शन में हो तो संवैधानिक सही होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में कभी नहीं होंगे, वो पर्सन फिर डिलीट होगा। तो संवैधानिक अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है, क्योंकि विधि द्वारा प्रदत्त है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब अपन बात करते हैं मूल अधिकारों को और किस प्रकार से आपको याद करना है। देखो, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं कि आपको अनुच्छेद के साथ में यदि याद हो गई तो सबसे बढ़िया बात है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई सा भी एग्जाम दो और आपको अनुच्छेद याद है मूल अधिकारों के, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। तो आज अपन इसको याद ही कर लेंगे। मूल अधिकार कहां से लिए अपन ने, USA के संविधान से लिए गए, USA से लिए गए। तो मूल अधिकार कहां से, USA से, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो मूल अधिकार है इनकी प्रकृति किस प्रकार की, नकारात्मक है, यानी राज्य के खिलाफ अपन को प्राप्त है। इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, नकारात्मक प्रकृति है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 आता है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस मूल अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है।
तो यदि आपके ऐसा प्रश्न आ जाए कि कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। तो नकारात्मक प्रकृति का है, यूएसए से लिया गया है। अब देखिए संविधान के कौन से भाग में ये लिखा गया है, तो संविधान के कौन से भाग में लिखा गया है? आप सबको पता है संविधान का भाग कौन सा? तीसरा। यदि आपसे अनुच्छेद पूछ ले कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकारों को या फिर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, और अनुच्छेद 12 से 35 और भाग हो गया तीसरा। तो मूल अधिकारों को अब एक एक करके अपन चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से क्या अनुच्छेदों में क्या क्या बात लिखी गई है। तो देखो, अब यहाँ जो मूल संविधान था उसमें, हाँ ये थोड़ी सी बातें ये भी ध्यान रखो कि जो मूल संविधान था उसमें जो अधिकार थे, कौन से मूल अधिकार, उनकी संख्या 7 थी। लेकिन वर्तमान में जो मूल अधिकार है उनकी संख्या कितनी हो गई? 6। क्यों हो गई? क्योंकि एक जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। और ये हटाया कब था? मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब वापस देखो कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार दिया गया है। पहला अनुच्छेद 12 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, कि राज्य आप किसे कहोगे। तो अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहोगे आप। तो राज्य का मतलब क्या होता है? तो राज्य सीधी सी बात है, संघ या राज्य है तो उसकी क्या है? कार्यपालिका, विधायिका या किसी राज्य सरकार का कोई सार्वजनिक उपक्रम है, या सरकार का कोई सार्वजनिक उपक्रम है। और सीधी सी बात है किसी भी सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था है, वो भी एक राज्य है। तो इस 12 में लिखी है राज्य की परिभाषा। इसको डिटेल से पूरा देखेंगे अपन, लेकिन एक बार ब्रीफ हो जाओ कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, तो 35 तक एक बार देख लेते हैं, फिर अपन को डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 12 में लिखी राज्य की परिभाषा, तो आप राज्य किसे कहते हो। फिर अनुच्छेद 13 में बात लिखी गई है कि जो भी मूल अधिकार है उसमें कोई भी कटौती नहीं कर सकते। तो इन मूल अधिकारों में कटौती नहीं, मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। ठीक बात है। किस प्रकार से कटौती नहीं कर सकते? यदि संविधान पूर्व का कोई कानून है, यानी संविधान लागू होने से पूर्व कोई ऐसा कानून है जो मूल अधिकारों में कटौती करता हो, तो कटौती करने तक वो क्या है? असंगत है, यानी वो शून्य है, यानी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता। और संविधान के बाद का कोई कानून है तो वो भी मूल अधिकारों में कटौती, संविधान पश्चात का कोई कानून है वो भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता। एक बात इसमें 13 में ये भी लिखी है, विधि को परिभाषित किया गया है। अब आप कहोगे सर ये विधि का मतलब क्या चीज है यहां पर? अब यहां ये जो चीज लिखी है कि संविधान पूर्व की कोई विधि, संविधान पश्चात की कोई विधि जो मूल अधिकारों में कटौती करती हो, तो कटौती के स्तर तक वो असंगत है, मतलब शून्य है। तो ये जो विधि चीज क्या है उसकी परिभाषा दी गई है 13 के अंदर। तो विधि को परिभाषित किया, विधि का मतलब कोई नियम, अध्यादेश, अधिनियम, उपनियम, कोई ऐसी रूढ़ी, परंपरा, तो ये सारी की सारी किसमें आएगी? विधि की परिभाषा में आएगी। फिर अनुच्छेद आता है 14 का मतलब होता है समानता का अधिकार। यहां से शुरू होता है और इस समानता के अधिकार में आप ध्यान से समझिएगा। समानता का अधिकार में पहली बात है कि विधि का शासन। तो हमारे यहां शासन किसका है भाई साहब? विधि का शासन है। और विधि का शासन का अर्थार्थ का मतलब होता है, दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता, और दूसरा कह सकते हैं विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ये दो बातें इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे 14 में। तो विधि का समक्ष समता का अर्थार्थ क्या होता है कि विधि चाहे कहीं भी हो सबके लिए समान होगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
सबके लिए विधि समान होगी, कानून समान होगा। तो ये विधि के समक्षमता का मतलब होता है कि विधि का मतलब कानून सबके लिए क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब समान है, तो ये अवधारणा किस प्रकार की है साहब, नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि सबको समानता के लेवल पर लाकर खड़ा कर रहा है। और ये जो विधि के समक्षमता है, ये अवधारणा अपन ने कहां से ली है साहब, ब्रिटेन से ली। यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि विधि के समक्षमता ये अवधारणा कहां से ली गई, तो ब्रिटेन से। किस प्रकृति की है, नकारात्मक प्रकृति की है। सबको क्या मानती है, समान मानती है। फिर विधि का समान संरक्षण, ये जो अवधारणा है ये अपने यूएसए से ली है, अमेरिका से ली है। और ये जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, सकारात्मक है। इसका मतलब क्या है, विधि का समान संरक्षण मतलब विधि सबके लिए समान रूप से तो कार्य करेगी, लेकिन कुछ लोगों को युक्ति युक्त क्या दे सकती है, संरक्षण दे सकती है। जैसे अपन कह सकते हैं राष्ट्रपति के लिए विशेष प्रावधान है, राज्यपाल हुआ, या कुछ ऐसे अन्य पद हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, है ना, जो दूतावास कार्यालय में कार्य कर रहे, उन सब के लिए विधि का समान संरक्षण के तहत कार्य करती है। यानी कुछ हद तक अपन ने क्या दी, छूट दी है उनको। तो ये विधि का समान संरक्षण की बात हो गई, अपन ने यूएसए से लिए। और ये प्रकृति किस प्रकार की है, सकारात्मक प्रकृति है। फिर अनुच्छेद आता है 15। अब अगले पेज में ले लेते हैं अपन कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। देखो 15 में 5 चीजों की बात होगी। 5 चीजें कौन कौन सी। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जाति, राज्य, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान एवं धर्म, इन 5 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के लिए सब बराबर होंगे और इन 5 चीजों के आधार पर कभी भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी योजना बनाएगा तो इन चीजों को आधार बनाकर नहीं बनाएगा। तो पहली बात तो ये लिखी है। फिर लिखा, ये तो बात हुई राज्य है, फिर बोला कि निजी संस्थान भी कोई है तो इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर तीसरी चीज 15 में ये लिखी गई है कि इसमें अपवाद भी शामिल है कि इन महिलाओं के लिए राज्य कोई योजना बना सकता है, विशेष स्थानीय लोगों को कुछ विशेष प्रकार की योजना बना सकता है। राज्य चाहे तो बच्चों के लिए कोई विशेष योजना बना सकता है। राज्य ये आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए कोई योजना या कार्यक्रम बना सकता है। तो ये अपवाद के फॉर्म पर है। तो सीधी सी बात है, आरक्षण की बात यहां से शुरू होती 15 से। तो 15 कहता है कि इन आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा, कोई निजी संस्थान भी भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन राज्य कुछ चीजों को देखकर इसमें क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। यानी महिलाओं के लिए विशेष योजना ला सकता है, विशेष योग्यजनों के बच्चों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कोई योजना बना सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन मतलब जो सरकारी नौकरियां वगैरह होती है उन सब में समान अवसर प्रदान करेगा। लोक नियोजन में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर 16 में यही बात कह रहा है कि भाई निजी संस्थान भी कोई है तो उसमें आरक्षण हो सकता है, महिलाओं के लिए आरक्षण हो सकता है, कोई आप स्थान विशेष है वहां पर उन लोगों के लिए विशेष आरक्षण हो सकता है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो भी इसके तहत हो सकता है। तो ये 16 की बात हो गई। इन्हें 16 में पहले तो बोलता है कि समान अवसर मिलेगा, लेकिन इसमें भी फिर अपवाद आता है कि आप महिलाओं के लिए विशेष कर सकते हो, विशेष आरक्षण दे सकते हो, विशेष स्थान के लोगों को वहां स्थानीय नौकरियों में आरक्षण दे सकते हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी 16 में लिखा हुआ है। तो फिर ये बात हुई 16 की। अब अपन बात करते हैं 17 की। देखो 17 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कोई अपवाद नहीं है। अस्पष्टता का अंत, अनटचेबिलिटी है उसका क्या करना, अंत करना। यानी अस्पष्टता का अंत ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है तो है, अस्पष्टता का अंत करना ही करना है, तो इसमें कोई अपवाद नहीं है। फिर अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। 18 उपाधि, तो उपाधियों का अंत, राज्य उपाधियों का अंत करेगा। उपाधियों का अंत तो करेगा, इसका मतलब क्या है, यानी कोई भी भारत का नागरिक है तो विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता,
यदि कोई विदेश का नागरिक है और भारत में कार्य कर रहा है, भारत सरकार का कोई काम, भारत सरकार के लिए कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी अन्य देश से उपाधि ले सकता है। यदि भारत में कोई सरकारी कर्मचारी है, यदि उसको किसी अन्य देश से उपाधि लेनी तो राष्ट्रपति की अनुमति से लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, भारत रत्न, आप एक चीज ये भी ध्यान रखना, भारत रत्न हुआ, पद्मश्री हुआ, ये सब क्या है, सम्मान है साहब। और किसी भी नाम के आगे इस तरह का जो भारत रत्न है, इस तरह के नाम के आगे नहीं लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या है, उपाधियों के अंत की श्रेणी में आता है। फिर आता है अनुच्छेद 19, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 19। 19 को याद कर लीजिएगा। 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये देखो 19(1)(a) में शुरू करते हैं। देखो 19(1)(a), 19(a) में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की, भाषण देने की क्या है, स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में ही शामिल है, आप कह दो सूचना का अधिकार यानी RTI, यदि आप कह सकते हो प्रेस की स्वतंत्रता हो, यानी ये जो मीडिया की स्वतंत्रता है, ये भी इसमें शामिल है। आप कह सकते हो कि फोन टेप आपका कोई नहीं कर सकता, नींद लेने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी की सारी क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति में आ गई। दूसरा यदि अपन कहें 1B, इस B में क्या लिखा हुआ है, तो देखो B में है सम्मेलन, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। C में लिखा हुआ है कि कोई आप संघ या समिति बना सकते हो। तो जो सहकारी समिति का वर्णन आता है, आप सुनते हो सहकारी समितियां, तो सहकारी समिति किस अनुच्छेद में आती है, 19(1)(c) में आती है। और इस सहकारी समिति को इसमें कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखना 57वां संविधान संशोधन 2011 में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर है D, तो D में आप ध्यान रखना, आप देश में कहीं भी विचरण कर सकते हो। E में आवास, आप कहीं भी देश में आवास स्थापित कर सकते हो। फिर आता है F जो आप देखते हो संपत्ति का अधिकार, 19(1)(f) में लिखा था, उसको हटा दिया गया कब, 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, पहले F था लेकिन अब F को हटा दिया गया। और फिर बचता है G, और G में आप ध्यान रखिएगा आजीविका का अवसर, आप देश के किसी भी कोने में जाकर आजीविका कमा सकते हो। तो ये किस में लिखा हुआ है, G में। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी आप देखोगे जब संविधान लागू हुआ था उस समय आपको 7 प्रकार की क्या थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता है साहब, तो ध्यान रखिएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब ध्यान रखना, अब 19(1) तो ये बातें देता है, लेकिन 19(2), 3, 4 इन सब पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। तो यदि आपसे कोई कह दे कि वाक एवं अभिव्यक्ति पर कितने प्रकार से प्रतिबंध लग सकता है, तो 8 प्रकार से। यदि देश की एकता अखंडता प्रभावित होती हो, देश की सुरक्षा प्रभावित होती हो, किसी मानहानि की बात हो, न्यायालय द्वारा कोई मामला चल रहा हो और न्यायालय की आलोचना कर रहे हो, तो इस सब मामलों में क्या हो सकती है, आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। तो ये आप 19वां अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 फिर से मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो अपराधों के संबंध में, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में आपके पास क्या ऐसे संरक्षण है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अपराध एक सजा, यानी कोई आप एक अपराध कर रहे हो तो आपको एक बार ही सजा मिलेगी, यूं नहीं कि बार बार पकड़ के सजा दे दो। तो एक अपराध एक सजा। फिर कह सकते हैं कि जिस समय आपने अपराध किया है और उस समय का कोई कानून बना हुआ है तो उसी के तहत ही सजा मिलेगी, यूं नहीं कि अपराध करने के बाद कोई नया कानून बन गया और उसके तहत सजा मिलेगी, नहीं।
आप जब अपराध कर रहे हो तो उस समय जो कानून है उसी के तहत ही आपको सजा मिलेगी। तो एक अपराध के लिए एक सजा, और जिस समय अपराध कर रहे हो, जिस समय का कानून है उसी के तहत ही क्या होगी, आपको सजा मिलेगी। फिर बात करते हैं 20 के बाद में 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि आपके, एक ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, अन्यथा आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें अपन देखेंगे गोपालनवाद। गोपालनवाद, इनको क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट थे, इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो इन्होंने कहा था कि मेरी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसके आधार पर वाद किया था, तो न्यायालय ने व्याख्या की थी कि गोपालनवाद में व्याख्या करते हुए कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि क्या होना, जिंदा होना और बंधी ना होना। जिंदा होने यानी सांसें चलना, यानी बंधी ना होना, वो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन फिर से वह मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद, इस मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप जिंदा हो और बंदी नहीं हो और आपकी सांसें चल रही हो। इसका मतलब होता है कि आपका गरिमामय जीवन हो, गरिमामय जीवन हो, यानी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। तो गरिमामय जीवन की अवधारणा ही मेनका गांधीवाद में, जो किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। यह भी ध्यान रखना, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, वो भी किस में आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। फिर आता है अनुच्छेद 21A, और ये होता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये कैसे घुसा, तो ध्यान रखना 86वें संविधान में संशोधन हुआ 2002 में, सन 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21A में लिखा हुआ शिक्षा का अधिकार कब शामिल हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसे लागू करने के लिए आपको पता है राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट लाया गया, यानी स्कूलों में, ये 2009 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। और स्कूलों में 25% सीटें, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उस प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें किसके लिए आरक्षित होगी, गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है कि 22 बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, और 22 में कई बार पूछा भी जाता है कि किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होता है। तो गिरफ्तारी व निवारक निरोध संरक्षण, इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके पास क्या क्या अधिकार होता है। तो पहला अधिकार तो क्या होता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। फिर गिरफ्तारी कारण जान लिया तो फिर वकील करने का अधिकार होता है। वकील करने के बाद में ये होता है कि 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, जज के समक्ष, यानी न्यायाधीश, यानी न्यायालय में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पेश करना पड़ेगा। तो ये होती है अनुच्छेद 22, ये बोलता है। अनुच्छेद गवाही देने, ये भी ध्यान रखना, आप किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो कि जैसे आपने कोई अपराध किया है, माना किया भी नहीं हो, एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं कि अपराध करने के दौरान आपसे पुलिस वाले आपको जबरदस्ती गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ये ध्यान रखना। तो 23 है, 23 बोलता है कि मानव का दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार और बलात् शरम, यानी आपको बलपूर्वक कोई शर्म नहीं करवा सकता। और मानव का जो दुर्व्यवहार है उसको रोका जाए, मानव का व्यापार नहीं हो सकता,
वैश्यावर्ती वगैरह हुआ, बेगार प्रथा हुआ, इन सब पर रोक लगाई जाए। तो ये अनुच्छेद 23 बोलता है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? आपने सुना होगा कि जो बालक होते हैं उनको खतरनाक कार्यों से दूर रखा जाए, यानी बाल श्रम नहीं करवाया जाए। तो बाल श्रम नहीं करवाया जाए अनुच्छेद 24 बोलता है। तो 24 और 23 ध्यान रखना। 23 में तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम है और 24 में है बाल श्रम की बात की गई है। फिर आते हैं धर्म से संबंधित बातें। तो अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। देखो 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखो 25 ये बोलता है किसी भी व्यक्ति को धर्म के जो भी धर्म हो उसका आचरण करने, उसका अंतःकरण करने, उसका अंतःकरण यानी मानना, उसका आचरण करना, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना कि क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, उसको अधिकार होता है। तो किसी भी धर्म का अंतःकरण करना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करना, यह अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता है, आपको अधिकार दिया गया है। फिर वो 26 क्या बोलता है कि आप किसी भी धर्म के लिए धार्मिक संस्थाएं बना सकते हो और ये धार्मिक संस्थाएं किसी धर्म के प्रचार करवा सकती है। धार्मिक संस्थाओं के बाद में अनुच्छेद 27 क्या बोलता है कि जो धर्म के लिए आपने कार्य कर रहे हैं उस धर्म पर कोई भी कर नहीं लगेगा। तो राज्य किसी धर्म पर कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि आप जो धर्म को, माना कि कोई संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है और कोई व्यक्ति वहां पर गया, तो उसको आप ये नहीं कह सकते बलपूर्वक कि आपको जो भाषण है या फिर जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उस धर्म के प्रति उसको सुना जाए। यानी सीधी सी बात है, धार्मिक कक्षा में उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे प्रार्थना चल रही है और उस प्रार्थना में आपने किसी दूसरे धर्म का गाना लगाया है, तो जो बच्चा होगा किसी अन्य धर्म का, वो मना कर सकता है कि मैं इस धर्म का गाना नहीं सुनूंगा या मैं नहीं बोलूंगा या मैं इसमें नहीं उपस्थित होऊंगा। तो बोल सकता है, वो उसका क्या है, मूल अधिकार है। फिर अनुच्छेद 29 और 30, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए अनुच्छेद 29 और 30। पहला तो क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति उनका क्या कर सकते हैं, वो संरक्षण करने का अधिकार है। और उनके संरक्षण करने के लिए अल्पसंख्यक क्या बना सकता है, भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए कोई भी संस्था का निर्माण कर सकता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो अल्पसंख्यक भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार और अल्पसंख्यक अपने भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए किसी भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 ये बोलता है। फिर आता है अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 31 किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, और उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो अनुच्छेद 31 है उसको हटा दिया गया। फिर बचता है अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये जो अनुच्छेद है इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है तो उसके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 32 में है। और 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अब इस 32 में कितने प्रकार की रिट है साहब, 5 प्रकार की रिट है। कौन कौन सी रिटें हैं साहब, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हीबियस कार्पस, मतलब किसी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करो। यदि किसी व्यक्ति को या निजी या सरकार द्वारा यदि क्या अवैधानिक रूप से बंदी बनाया है तो उसको ये कह सकता है न्यायालय कि उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, किसी को आदेश दे सकता है कि वो कार्य करे कर्तव्य पालन के लिए। फिर आ सकता है उत्प्रेषण,
फिर अधिकार प्रच्छा, प्रतिच्छेद ले लो पहले, प्रतिच्छेद, और फिर आ सकता है अधिकार प्रच्छा या क्वा वारंटो, अधिकार प्रच्छा। देखो 5 प्रकार की रिटें जारी हो सकती है, पांचों को डिटेल से अपन देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबियस कार्पस, परमादेश यानी मैंडामस, उत्प्रेषण यानी सर्टियरी, प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन, और फिर अधिकार प्रच्छा का मतलब क्वा वारंटो। इंग्लिश में भी आप जरूर ध्यान रखना, मैंडामस, उत्प्रेषण का मतलब सर्टियरी, प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन, और फिर अधिकार प्रच्छा का मतलब क्वा वारंटो। तो ये आप 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय होता है, जैसे राजस्थान में हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट की रिटें जारी करने की जो शक्ति होती है अनुच्छेद 226 में लिखी गई है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो मूल अधिकारों के हनन के लिए रिटें जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ठीक है, थोड़ी बोरिंग क्लास लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। एक बार इनको याद कर लो, जीवन भर का फंडा ही खत्म। फिर अनुच्छेद 33, 34 और 35। देखो अब ये तीनों चीजें क्या करती है, मूल अधिकारों में कटौती की बात करती है। अनुच्छेद 33 ये बोलता है कि मूल अधिकारों में कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए, विशेष लोगों के लिए कटौती की जा सकती है, जैसे कोई पुलिस में कार्यरत हो, कोई सेना में कार्य यानी सेना, अर्धसैनिक या अर्धसैन्य, पुलिस, गुप्तचर आदि के लोगों के मूल अधिकारों की कटौती की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 34 क्या बोलता है कि जहां पर मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू हो, जहां पर सेना का शासन चल रहा है, तो सैन्य शासन वाले इलाके में मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो मार्शल लॉ या सैन्य शासन वाले इलाकों में मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 35 ये बोलता है कि संसद कोई कानून बनाकर या संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकते हो। तीनों क्या है, कटौती से संबंधित है। देखो यहां कटौती कौन, जो भी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति है उनके लिए, यहां जहां मार्शल लॉ लग रहा है जनता के लिए, और फिर 35 बोलता है कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकता है। तो ये मोटे तौर से 35 हो गए। फिर एक अनुच्छेद है 35A। ये 35A जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग ही वहां पर जमीन ले सकते हैं। तो आप हालांकि अपने 35 तक की बात कर रहे हैं, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके अपन अनुच्छेदों को देखते हैं। तो मौलिक अधिकार मूल रूप से कितने थे भाई साहब, 7 थे। एक बार वापस देखते हैं, इनमें कोई छूटा तो नहीं। मौलिक अधिकार से बात कर रहे हैं, यहां से बात करनी पड़ेगी, यहां से। मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटने के बाद में वर्तमान में कितने बच गए, 6 बच गए। अब कौन कौन से, पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहां देखिए 31 अनुच्छेद नहीं है। 31वां क्यों नहीं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। टेलीग्राम पर PDF भेज दी गई है, फटाफट उसको डाउनलोड करना और ढंग से पूरी क्लास को देखना। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा आप। देखो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21 और 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार वो है 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो 31 कहां गया, 31 को अपन ने पहले ही हटा दिया। फिर है 12 में किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। राज्य कौन, संघ की विधायिका या कार्यपालिका। विधायिका का मतलब संसद, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। फिर राज्यों की विधायिका, राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, वो आएगी, और कार्यपालिका मुख्यमंत्री वगैरह, मंत्रिपरिषद वगैरह। फिर सार्वजनिक क्षेत्र का कोई PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है तो इसमें आएगी। फिर
राज्य विधि से कोई पोषित संस्था है, यानी राज्य के कोई कानून से कोई संस्था चल रही है और उसको राज्य ही फंडिंग कर रही है, तो वो भी क्या होगी, राज्य होगी। तो राज्य कौन, संघ विधायिका एवं कार्यपालिका, राज्य की विधायिका कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य विधि से पोषित संस्थान। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो असंगति की सीमा तक क्या होगी, शून्य, यदि संविधान पूर्व के कानून के लिए। और 13(2) ये बोलता है कि संसद यदि कोई कानून पारित करती है जो मूल अधिकारों में कटौती करती है, तो वो भी क्या होगी, असंगति की सीमा तक शून्य होगी। इसका मतलब संसद कोई कानून बनाकर मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, कोई भी विधि मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, 13(2) ये बोलता है। 13(3) में क्या, विधि किसे कहते हैं, तो विधि में क्या क्या आता है, विधि में आ सकता है कोई अधिनियम यानी एक्ट आ सकता है, कोई अध्यादेश आ सकता है, कोई राज्य विधानमंडल के अधिनियम आ सकते हैं, सरकारी आदेश आ सकते हैं, रूढ़ी या प्रथा आ सकती है, नियम आ सकते हैं, विनियम आ सकते हैं, उपनियम आ सकते हैं, अधिसूचना आ सकती है, आदि को शामिल किया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 14 सॉरी एक आता है ग्रहण का सिद्धांत। देखो, ग्रहण का सिद्धांत का मतलब ये होता है, माना कि कोई पहले का कानून बना हुआ है जो मूल अधिकारों में कटौती करता है, लेकिन जैसे ही संसद ने क्या किया, उस कानून को ध्यान में लेकर क्या करता है, उस संसद द्वारा उस कानून की जो कमियां थी, जो मूल अधिकारों में कटौती कर रही थी, उसे हटा देती है। माना कि पेन है, माना कि ये पेन है, इस पेन में रिफिल खाली हो गई, तो मैंने क्या किया, इस रिफिल खाली को बाहर निकाल दिया और नई रिफिल डाल ली, अब ये पेन काम करने लग गया। इसे ही बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। मतलब यदि कोई संविधान पूर्व का कोई कानून है जो मूल अधिकारों को कटौती करता हो, उसके लिए सही नहीं हो, तो बाद में क्या करे, यदि वो संसद मूल अधिकारों में संशोधन करके उस असंगति को दूर कर देती, उस कानून की असंगति को हटा देती है, तो कानून पुनः क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। यह है ग्रहण का सिद्धांत। अनुच्छेद 14 उसमें बोलते हैं विधि का शासन। पहला मैंने आपको बताया विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरा विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब होता है भारत में विधि का शासन होगा, विधि के लिए सब समान होंगे, विधि में कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होगा। यह विधि का शासन क्या है, नकारात्मक व्याख्या है, और ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। फिर विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब होता है समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा, यानी जिस तरह की परिस्थितियां होगी तो उस समय कानून समान व्यवहार करेगा। लेकिन यह विधि की शासन की सकारात्मक व्याख्या है, और ये कहां से ली गई, यूएसए से ली गई है। फिर अनुच्छेद 15(1) 15 में क्या है, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन फिर मिलता है राज्य तो था 15(1) में, 15(2) ये कहता है कि निजी संस्थान है, चाहे होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, इन सब में इनके आधार पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये अपवाद आ गए। अपवाद का मतलब राज्य महिलाओं के, बच्चों के कल्याण के लिए कोई योजना बना सकता है, यानी इनके लिए अलग से कोई योजना बना सकता है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए कानून बना सकता है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है, जैसे एम्स वगैरह हुए, आईआईटी हुई, इनमें भी आरक्षण होता है, तो ये इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। 15(6) क्या बोलता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके लिए योजना बना सकता है कौन, राज्य बना सकता है। फिर अनुच्छेद 16 में यही बात है कि लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर प्रदान करेगा, यानी सरकारी नौकरियों में राज्य सबको समान अवसर प्रदान करेगा। लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग एवं निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) क्या बोलता है, निवास। अब अपवाद की बात होगी कि निवास की बाध्यता, कुछ राज्य कुछ ऐसे स्थानों पर निवास की बाध्यता कर सकता है कि उसी के निवासी को नौकरी दी जा सकती है। 16(4) ये बोलता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको नौकरियों में आरक्षण दे सकते हैं। 16(4)A ये बोलता है पदोन्नति में आरक्षण, और 16(4)B ये बोलता है बैकलॉग भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। अब बैकलॉग क्या होता है, देखो, माना कि एक भर्ती निकली जिसमें ST SC की सीटें खाली रह गई, तो जब अगली वो भर्ती निकलेगी तो उसमें ST SC की सीटों को शामिल करके अगली भर्ती में उनकी सीटें बढ़ जाएगी, यानी बैकलॉग भर्ती कहते हैं उसको, ठीक है।
फिर 16(5) धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षण किए जा सकते हैं, यानी जिस धर्म की वो संस्था है उस धर्म में उसी धर्म को आरक्षण दिया जा सकता है। 16(5) आर्थिक रूप से, 16(6) है यहां पर आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है वो 16(6) के तहत मिला हुआ नौकरियों के अंदर। ये कब लागू हुआ? 103वां संविधान संशोधन 2019 से हुआ लागू। इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी में कहा गया कि अधिकतम 50% आरक्षण दे सकते हो, 50% से अधिक आरक्षण आप कभी भी नहीं दे सकते हो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निवारण यानी छुआछूत वगैरह इनका नियंत्रण, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, राज्य सेना एवं शिक्षा में ही उपाधि दे सकता है, इसके अलावा कहीं भी उपाधि नहीं दे सकता। तो भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता, यानी भारत का कोई व्यक्ति है अन्य देश से उपाधि ले नहीं सकता। विदेशी नागरिक है और भारत के सरकार में काम कर रहा है तो विदेशी किसी अन्य देश से यदि उसको उपाधि लेनी हो तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। और सरकारी सेवा में कोई भारतीय नागरिक है, यानी अपन काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में और अपन को कोई अन्य देश उपाधि दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो अपन को राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें क्या आती है? प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन, चुप रहना, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, धरना, प्रदर्शन, लेकिन हड़ताल इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो 19(1)(a) में क्या लिखा हुआ है? 1(a) में लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद यहां एक ये जो पेज है हट गया, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19(1)(b) में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की और समिति बनाने की स्वतंत्रता, डी में विचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप घूम फिर सकते हो, ई के अंदर आवास बना सकते हो कहीं भी आप, एफ में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया था, और जी में आजीविका का अवसर, आजीविका की स्वतंत्रता थी। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसको हटा दिया गया था? 19(1)(f) को हटा दिया था। फिर है IG में आजीविका। फिर 19(2) में क्या है कि जो आपने 19(1) में जो चीजें थी उस पर क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो कुल 8 मामलों में, कब? देश की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की रक्षा, मित्र देशों से संबंध यदि बिगड़ रहे हो, न्यायालय की अवमानना हो रही हो, मान हानि हो रही हो, सदाचार एवं नैतिकता के आधार पर और लोक व्यवस्था प्रभावित होती हो या अपराध उद्दीपन किया जा रहा है, तो 19(1)(a) पर क्या लग सकता है? प्रतिबंध लग सकता है। नहीं, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर प्रतिबंध लग सकता है। 19(3) क्या बोलता है कि जो 19(1)(b) है जिसके तहत आपको क्या सम्मेलन करने का अधिकार है, उस पर क्या यदि देश की संप्रभुता प्रभावित हो रही हो, अखंडता प्रभावित हो रही हो या लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही हो तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। 19(4) क्या बोलता है कि 19(1)(c) पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी संघ और समितियां बनाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कब? जब देश की संप्रभुता अखंडता प्रभावित होती हो और लोक व्यवस्था और नैतिकता प्रभावित होती हो। 19(5) क्या बोलती है कि जो आपका घूमना फिरना है, यानी विचरण और आवास, आप यूं थोड़ी मुंह उठाकर कहीं भी घर बना सकते हो। यदि आप जनसाधारण के हित में कोई मामला चल रहा है तो उसके हित में आपको आवास बनाने से रोक सकते हैं, जनजातीय लोगों के हित में आपको आवास बनाने से रोक सकते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। 19(6) क्या बोलता है? जनसाधारण के हित में आपका कहीं भी आजीविका के मामले को रोका जा सकता है। तो 19(6) ये बोलता है। फिर अपन बात करते हैं 20 की, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के जिस समय में अपराध के समय जो कानून लागू है उसी के तहत ही सजा मिलेगी। नागरिक कानून, हाँ ये चीजें ये भी ध्यान रखना कि अपराध यदि कोई किया है उस वक्त जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिल सकती है, अन्यथा बाद में जो कानून लागू हुआ उसके तहत सजा नहीं मिल सकती। 20(2) अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकते। 20(3) स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। गोपालन केस 1950, ये क्या थे, कम्युनिस्ट थे, इनको बार बार जेल में डाल दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हनन हो रहा है उसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब केवल और केवल क्या होता है, जीवित रहना या बंधक नहीं बनाना। लेकिन मेनका गांधीवाद हुआ 1978 में, जिसके तहत बोला कि गरिमामय जीवन है उसका पालन होना ही क्या होता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती है। तो गरिमामय जीवन की बात करते हैं। विस्तृत व्याख्या की, जिसमें माना कि जीवन का मतलब केवल पशुवत जीवन नहीं, सांस लेना नहीं है, यानी जीवन का तात्पर्य गुणवत्ता पूर्वक एवं गरिमामय जीवन जीना। तो ये मेनका गांधीवाद में। फिर अनुच्छेद 21 है शिक्षा का अधिकार, मैंने आपको बताया इसको। फिर अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध के समय संरक्षण, यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील करने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। दो प्रकार के लोगों को ये अधिकार नहीं है, किसको, शत्रु देश का कोई नागरिक आतंकवादी पकड़ा जाए और कह दे साहब मैं तो 24 घंटे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो मुझे, ऐसा नहीं होता। निवारक निरोध कानून के तहत कोई गिरफ्तार हुआ है तो ये निवारक निरोध क्या है, जहां पर कोई व्यक्ति यदि कोई आंदोलन कर रहा है या कोई अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है तो उसको पुलिस जाके पहले ही पकड़ लेती है, उसको कारण वर्ण बिल्कुल नहीं बता सकते और अधिकतम 3 महीने तक उसको रख सकते हैं। तो 3 महीने तक उसे रख सकते हैं और उसको कारण बताया जाना कोई जरूरी नहीं होता है। उसे न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे केवल 2 माह कर दिया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। अनुच्छेद 23 मानव का जो दुर्व्यवहार है और बलात् श्रम है उस पर रोक लगाई गई, जैसे वैश्यावृत्ति हुई, बलात् श्रम हुआ, बंधुआ मजदूरी हुई, बेगारी या देवदासी प्रथा हुई, इस पर रोक लगाया गया। लेकिन युद्ध के समय आपसे सरकार बिना पैसे काम करवा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 जो बच्चा होता है 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते। 25 धर्म के अंत्य करने की स्वतंत्रता, उसको मानने की, आचरण करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हो। 27 राज्य किसी धर्म को कर नहीं लगा सकता। 28 ये बोलता है कि धार्मिक शिक्षण में कक्षा में किसी को उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लिए अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षण का अधिकार। ये सब मैंने आपको ब्रीफ में बताया था। और 30 ये बोलता है कि धर्म व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब वर्तमान में कहां है, 300A में है। ये एक संवैधानिक अधिकार है। फिर 31A समाज कल्याण के उद्देश्य के लिए सरकार निजी संपत्तियों को हड़प सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है। 31B में यह लिखा है कि 9वीं अनुसूची में यदि किसी को डाल दिया है तो उसका न्यायिक पुनर्लोकन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो 5 प्रकार की रिटें जारी हो सकती है, और ये कौन कौन सी हो सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। दूसरा परम आदेश, कोई व्यक्ति है, प्रशासनिक अधिकारी है या कोई राजनीतिक व्यक्ति है, उसे न्यायालय ये कह सकता है कि आप ये कार्य करो ही करो, तो कर्तव्य पालन का आदेश दिया जा सकता है। यानी ये निष्क्रिय को क्या करती है, सक्रिय करती है, और ये केवल और केवल सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उच्चतर न्यायालय यानी कोई ऊपर वाला न्यायालय है और ये कोई छोटा न्यायालय है, यानी निम्नतर न्यायालय है, ये ऊपरी न्यायालय और ये निम्नतर न्यायालय है। तो ऊपरी न्यायालय क्या कर सकता है, निचले न्यायालय को ये कह सकता है कि आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, क्यों कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध नामक रिट जारी की जाती है। तो कार्य करने के रोकने के लिए जारी की जाती है, लेकिन ये केवल और केवल उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के लिए जारी कर सकता है। उत्प्रेषण यानी सर्टिलरी, ये उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है तो। लेकिन उत्प्रेषण कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों के लिए जारी की जा सकती है।
कार्यपालिका के लिए भी जारी कर सकता है और न्यायपालिका के लिए भी जारी कर सकता है। अब देखो प्रतिच्छेद और उत्प्रेषण में अंतर देखो। प्रतिच्छेद में क्या है, ये केवल न्यायालय के लिए जारी की जा सकती है, लेकिन उत्प्रेषण न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों के लिए जारी की जा सकती है। ये केवल जो प्रतिच्छेद है केवल न्यायपालिका के लिए जारी की जा सकती है। ये केवल सुनवाई के दौरान जारी की जा सकती है, लेकिन उत्प्रेषण सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद भी जारी की जा सकती है। प्रतिच्छेद केवल निम्नतर न्यायालय को किसी कार्य से रोकने के लिए की जाती है, लेकिन उत्प्रेषण का मतलब होता है उसको रोको और अपने पास मंगवा लो। यानी निम्नतर न्यायालय को रोककर उच्चतर न्यायालय केस को अपने पास मंगा लेता है। उसको डिटेल में देखो, समझने लिए इतना टाइम भी नहीं है, आप पीडीएफ को ढंग से देख लीजिएगा। क्वा वारंटो या अधिकार पर्चा, मतलब कोई व्यक्ति है और किसी प्रशासनिक पद या अधिकारी पद पर कार्य कर रहा है, तो न्यायालय उसे पूछ सकता है कि आपके पास क्या योग्यता है जिस आधार पर ये आप काम कर रहे हो, आपके पास क्या अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है, तो न्यायालय उसे नियुक्त किए गए व्यक्ति के खिलाफ जारी करता है अधिकार पर्चा और उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हो, लेकिन जो उसको नियुक्त करने वाली संस्था है उसके खिलाफ ये जारी नहीं होती है। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात होती है, तो अनुच्छेद 32 क्या बोलता है कि उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन 226 के तहत कौन जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। तो हमारा मूल अधिकार है कौन सा, अनुच्छेद 32, जो उच्चतम न्यायालय रिटें जारी करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, मूल अधिकार है। जबकि 226 है वो मूल अधिकार नहीं है, तो हाईकोर्ट रिट जारी करे ये जरूरी नहीं है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या है, मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो ही ये रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, वो मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो मूल अधिकार के मामले में रिट जारी नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद भी 226 को आप निलंबित नहीं कर सकते, इसलिए हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये आपातकाल के समय भी रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति यथावत बनी रहती है। तो इसी प्रकार रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय उस सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली होता है। अनुच्छेद 33 में 34 और 35 मैंने कहा था कटौती की बात होगी। 33 में कटौती किसकी, सेना, अर्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर की, और 34 में जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि या मार्शल लॉ लागू होता है वो उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। 35 में मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद के द्वारा की जा सकती है। ये तीनों बातें इसमें लिखी गई है। 35 है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो जमीनें हैं वो केवल वहां के लोग ही खरीद सकते हैं, लेकिन इसे हटा दिया गया। फिर अब कुछ पर्सन ऐसे बनते हैं, ऐसे मूल अधिकार जो भारत के लोगों को यानी नागरिकों को ही प्राप्त है, तो 15 यानी राज्य इन पर भेदभाव नहीं करेगा, तो 15 के तहत। लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में 16 में। फिर 19 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 यानी अल्पसंख्यक, और 30 ये जो 5 मूल अधिकारों के अनुच्छेद हैं वो केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारत के नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30। आपातकाल के समय मूल अधिकार कैसे हटते हैं, देखो जैसे ही आपातकाल लगता है राष्ट्रपति ये कहता है कि देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल किसके तहत लगता है, 352 के तहत। यदि कोई युद्ध देश में देश द्वारा युद्ध किया जा रहा है, या देश पर कोई आक्रमण कर दिया है, या फिर देश में आंतरिक अशांति फैल चुकी हो, तो आपातकाल की घोषणा की जाती है 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। जैसे ही 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होती है तो 358 अनुच्छेद, इसके तहत अनुच्छेद 19 नष्ट हो जाता है, यानी निलंबित हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 358 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित कर दिया जाता है। और फिर 359 अनुच्छेद के तहत धीरे धीरे राष्ट्रपति अन्य अनुच्छेदों को भी निलंबित
कर सकता है। तो 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के साथ 19 खत्म हो जाता है और फिर 19 के बाद में क्या होगा, 359 के तहत अन्य जो अनुच्छेद है उनको निलंबित कर दिया जाता है। फिर मूल अधिकारों में संशोधन, तो एक बार फटाफट देख लो 2 मिनट में ही। देखो, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सर्वाधिक किसके पास है? तो साहब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन मूल अधिकार आपको पता है 13(2) ये कहता है कि साहब संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। तो इन दोनों को लेकर लड़ाई होती रहती है। तो पहला मामला आया था शंकरी प्रसाद मामला आया था 1951 में। शंकरी प्रसादवाद, इसमें यह बोला कि मूल अधिकारों में कटौती संसद नहीं कर सकती है, यानी 368 पर हावी कौन है? 13(2) नहीं, बोला कि 368 ज्यादा प्रभावी है किस पर? 13(2) पर। शंकरी प्रसाद के बाद में मामला आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद 1965 में। इसमें भी यही बात बोली कि 13(2) पर ज्यादा हावी कौन है? 368, यानी संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, तो ये हावी रहा। मामला आया गोलकनाथ मामला 1967। इसमें बोला कि 368 के तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है, यानी 13(2) क्या हो गया? पावरफुल हो गया। फिर मामला आया कौन सा? केशवानंद। फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया? 2 संविधान संशोधन किए, 24वें और 25वां संविधान संशोधन, और बोल दिया कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। फिर क्या हुआ? केशवानंद भारती वाद आया। अगला कौन सा वाद आया? केशवानंद भारती वाद 1973 में आया। 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया और बोला, 13 जज एक साथ बैठे और 7-6 से फैसला सुनाया और बोला कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मूलभूत ढांचा। यदि एग्जाम में आ जाए मूलभूत ढांचे की अवधारणा कब सामने आई, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में सामने आई। तो ये ध्यान रखना। तो मूलभूत ढांचे की बात है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। फिर आया मिनर्वा मिल्स वाद 1980। मिनर्वा मिल्स वाद में कहा कि यदि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, यानी डीपीएसपी और मूल अधिकार एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी प्रकार से संविधान में भी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है? पहिए हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। तो यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद में सामने आई? केशवानंद भारतीवाद। कब हुआ? 1973 में। कब फैसला सुना है? 24 अप्रैल को। कितने मामलों में? 7, मतलब 13 जजों की पीठ बैठी और 7 और 6 में फैसला आया। 7 किसके पक्ष में थे? मूलभूत ढांचे के पक्ष में थे। मिनर्वा मिल्स वाद क्या था? 1980 में हुआ था। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य हुआ था, जिसमें बोला कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो ये मूल अधिकारों में क्या हुई? कटौती की बात आपके सामने आई। तो दोस्तों, ये बातें किसकी थी? मूल अधिकारों की। तो एक बार मैंने लगभग घंटे भर की क्लास रही है, इसमें आपको मैंने पूरा मूल अधिकार समझाया, एक भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। इसको पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर उसको भेज दी गई है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा। बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।